हेलो एवरीबॉडी, देयर इज़ अ बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब आप अपने डाउट डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। उसका मेथड क्या है मैं बता देता हूँ आपको। आपको इन केस मैथ्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप बोर्ड के स्टूडेंट IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी मैथ्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने डाउट को मेरे फेसबुक मैसेंजर का जो ऐप होता है, आप मैसेंजर में मेरे को भेज दीजिए और मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा उन क्वेश्चंस का आंसर देने का। और उन क्वेश्चंस में से जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पर उसका सोल्यूशन दूंगा, जिससे और लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले, है ना। तो वो सोल्यूशंस जो है डेफिनेटली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट करूंगा और आने वाले और भी बहुत से वीडियो पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स एज ए क्विज फॉर्म में देता रहता हूँ विद सोल्यूशंस, है ना। जो भी क्वेश्चन देता हूँ उसका सोल्यूशन भी वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आप कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, मैं इसमें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, गिवन f(x) = 1 + x² इफ 0 to 1 और -1 से 0 में फंक्शन की डेफिनेशन है -x, देन द वैल्यू ऑफ x एट विच f इनवर्स x इज डिसकंटिन्यूअस। अब f(x) डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन आपको बताना है कि f इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो अपन कैसे बनाते हैं। अगर फंक्शन का ग्राफ नोन हो और उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना हो, then we have to take the image of the graph of y equals to fx with the line y equal to x as a plane mirror। मतलब y equals to x लाइन से fx के ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन fx का ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equals to fx। देखिए 0 से 1 में f(x) की डेफिनेशन क्या, 1 + x²। तो ये अबर्ट पैराबोला है, 0 पर वैल्यू क्या दे रहा होगा, 1, 0 पे 1 दे रहा है और पैराबोलिक शेप है। तो जस्ट लाइक दिस ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से 1 में पैराबोला आ गया और -1 से 0 में डेफिनेशन है y = -x। तो y = -x एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास होती है और एंगल कितना बनाती है, 135, है ना। -1 से 0 में, अच्छा -1 और 0 दोनों पर इक्वालिटी नहीं है, ओपन इंटरवल है। तो समथिंग लाइक दैट ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये ग्राफ आ गया, है ना। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, -1, 0। ये पॉइंट हो गया 0, 0। इस एक्सट्रीमिटी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0, 1 और इस एक्सट्रीमिटी का कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। और ये बात बच्चों समझ में, ये आपके पास जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ y = fx। अब अपन यहाँ से बनाएंगे y = f इनवर्स का ग्राफ। तो fx की हेल्प से f इनवर्स बनाना हो तो मेथड आपने पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, fx के ग्राफ का कंप्लीट रिफ्लेक्शन लेते हैं विद द लाइन y = x एज ए प्लेन मिरर। तो एक y = x लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर ली, ऑरिजिन से जाने वाली लाइन है, ठीक है ना। इससे हमें इस fx के ग्राफ की इमेज लेनी है। तो आप देखिए 0, 1 ये जो पॉइंट है 0, 1 की इमेज, ये लाइन कौन सी है बच्चों, y = x, मतलब x कोऑर्डिनेट y में चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट x बन जाए, यानी x और y कोऑर्डिनेट का रोल इंटरचेंज होगा। तो 0, 1 की इमेज बच्चों क्या बन जाएगी, 1, 0, सही है ना। और 1, 2 की इमेज क्या आ जाएगी, 2, 1, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1, समथिंग लाइक दैट। ये बन गया 2, 1, ये बन गया 1, 0 और इसकी जो इमेज आएगी वो समथिंग लाइक दैट ऐसी कुछ आ जाएगी, y = x लाइन के अबाउट, सही है क्या। और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है y = -x, है ना। तो इसकी जब इमेज लेंगे हम लोग y = x लाइन के अबाउट, तो इस लाइन की इमेज कुछ ऐसी आ जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1। तो जब इसकी इमेज लेंगे तो वो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 1, -1। तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा इसका इमेज, ये पॉइंट बन जाएगा 1, -1, ठीक है ना। अच्छा ऊपर वाली जो दो मैंने ग्राफ बनाई, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, fx का, y = fx। ये fx की ब्रांच है, ये वाली ब्रांच भी y = fx की है। और f इनवर्स x की जो ब्रांच है, ये f इनवर्स x की ब्रांच है, y = f इनवर्स x। और ये भी f इनवर्स x की ब्रांच है, y = f इनवर्स x। अब आपको केवल f इनवर्स के ग्राफ को देखना है ना। तो f इनवर्स x के ग्राफ की डिसकंटिन्यूटी शो करनी है। तो पहले हम टोटल बात कर लेते हैं। f के लिए डोमेन बच्चों क्या थी, f मैंने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया था,
-1, -1 पर ओपन, 1 पर क्लोज्ड, है ना। और एफ की रेंज क्या आ रही थी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0 से 2, ओपन 0 से क्लोज 2, ये एफ की डेफिनेशन है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एफ और एफ इनवर्स के केस में डोमेन और रेंज अपना रोल इंटरचेंज कर लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई बनेगा, वाई एक्स बनेगा। तो एफ इनवर्स के लिए डोमेन देखिए, एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 से 2, ये एफ इनवर्स के लिए डोमेन है। और एफ इनवर्स की रेंज क्या आ जाएगी, देखिए ग्राफ नीचे कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 तक, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, क्लोज इंटरवल। अब एफ इनवर्स के ग्राफ पर ट्रेवल करिए तो देखिए ग्राफ में एक जंप आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है बच्चों, 1 पर। तो क्लियरली एफ इनवर्स एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। एफ इनवर्स का ग्राफ जो है x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एक लिमिट की प्रॉब्लम है। लिमिट x goes to 1 + 4 sin log x + x - 1 raised to the power 3/2 into cos of 1 upon x - 1 whole to the power x - 1। यानी कौन सा प्रोफाइल है, वेरिएबल बेस्ड टू द वेरिएबल एक्सपोनेंट, यानी ये वाला प्रोफाइल है fx to the power gx। पढ़े होंगे आपने बहुत सारे क्वेश्चन। तो वेरिएबल बेस्ड टू द वेरिएबल एक्सपोनेंट वाला प्रोफाइल है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू चेक ये कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो आप x को 1 टेंड करा दीजिए, x को 1 डालेंगे log 1 0 बन जाएगा, साइन 0 इज 0, और x को 1 डालते ये टर्म भी 0 बन जाएगा। तो बेस में 0 बन रहा है और पावर में भी 0 बन रहा है। तो बच्चों फॉर्म यहाँ पर कौन सी आ रही है, 0 to the power 0। अब यार 0 पावर 0 फॉर्म वाली लिमिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो fx to the power gx काइंड की किसी भी लिमिट को आप इसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, e के पावर में e to the power gx ln fx, बेस का लॉग बच्चों किसका लेते हैं, बेस का, है ना। तो fx to the power gx यानी वेरिएबल बेस्ड टू द वेरिएबल एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेस 1 को टेंड कर रहा हो, पावर इन्फिनिटी को टेंड करे, तो उसके लिए आपने स्पेसिफिक फार्मूला पढ़ रखा है, e to the power fx - 1 to gx, है ना। चलिए मूव करते हैं, स्टार्ट ले लेते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया e to the power gx, e to the power लिमिट x goes to 1 प्लस, इस लिमिट को l कॉल कर लिया, x - 1 into ln of this 4 sin log x plus x - 1 raised to the power 3/2 into cos of 1 upon x - 1। कुछ इस तरह का सीन आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं यार कि इस लिमिट को सॉल्व कैसे करना है। अब अंदर वाली लिमिट सॉल्व कैसे होगी, अब जब आप फॉर्म चेक करेंगे, x को 1 टेंड कराएंगे तो देखिए ये बन जाएगा 0, और अंदर वाली पूरी पिक्चर भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, और log 0 क्या होता है, -∞, यानी फॉर्म यहाँ पे बन रही है 0 × ∞। अब 0 × ∞ फॉर्म बन रही है, तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ऐसा करिए, ये जो आगे x - 1 लिखा हुआ है इसको डिनोमिनेटर में ले जाके लिख दीजिए 1 upon x - 1, उससे फॉर्म बन जाएगी ∞/∞, और उसके बाद लॉपिटल लगा दीजिए। लेकिन बोलना बच्चों बहुत ही आसान है, लॉपिटल लगा दीजिए। आप अंदर के फंक्शन की डिज़ाइन देखिए, अंदर कितना गंदा फंक्शन, इवन ये ऑस्किलेटरी फंक्शन भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑस्किलेटरी फंक्शन में जनरली हम लोग लॉपिटल को अवॉइड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, और यहाँ पर तो दिख रहा है कि यार लॉपिटल लगाने से मतलब अपन विद इन टाइम फ्रेम में क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए क्या एलिगेंट अप्रोच है, क्या अपन करें कि बिना लॉपिटल लगाए यहाँ से आंसर आ जाए। तो इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच है। यहाँ पर जो x - 1 to the power 3/2 लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने काम किया x - 1 कॉमन ले लिया, है ना। देखते रहिएगा आप लोग। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए e to the power लिमिट x goes to 1 प्लस, है ना, x - 1 और ln ऑफ, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, x - 1 मैंने दोनों टर्म से कॉमन लिया। फर्स्ट टर्म में x - 1 अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैंने कॉमन ले लिया, यानी नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, अंदर x - 1 से डिवाइड। अभी इसका बेनिफिट दिखाई देगा आपको, ये बन जाएगा √(x - 1) इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन x - 1। अब अंदर वाली पिक्चर क्या बनी है बच्चों, log ऑफ m इंटू n, दो टर्म का प्रोडक्ट है। log ऑफ m इंटू n को अपन लिखते थे log m प्लस log n, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी लिमिट। लिमिट x गोज टू 1 प्लस बन जाएगा x - 1 ln ऑफ x - 1 प्लस x - 1 ln ऑफ 4 sin log x अपॉन x - 1
प्लस रूट ऑफ x माइनस वन इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन x माइनस वन। सही है बच्चों। अब देखिए यार बेनिफिट क्या मिलेगा। सब तो मैं बोलूँगा सबसे पहले यार इधर अटैक करो। अब लॉग के अंदर जो पिक्चर है उसको फोकस होकर देखिए। एक ये लिमिट दिख रही है, इसको मैं L1 कॉल कर रहा हूँ, और एक दूसरी लिमिट दिख रही है, इस लिमिट को L2 कॉल कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे स्टार मार्क डाल दिया। पहले L1 L2 की बात कर लेते हैं। L1 है लिमिट x गोज टू 1 प्लस 4 साइन लॉग x अपॉन x माइनस वन। ये लिमिट दिख रही है ना। तो जब मैं x को 1 टेंड कराऊंगा तो अब देखिए x को 1 टेंड कराते log 1 किसको टेंड करेगा, 0 को। साइन 0 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो इसको तो अपन कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। x गोज टू 1 प्लस 4 साइन log x से डिवाइड, log x से मल्टीप्लाई, log x से डिवाइड दे दिया, और ऊपर log x से मल्टीप्लाई कर दिया, और x को लिख दिया 1 प्लस x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। अब देखिए यार ये वाली लिमिट किसको टेंड करेगी, ये 0 बाई 0 फॉर्म ये 1 को टेंड करेगी। ये लिमिट भी स्टैंडर्ड लिमिट ये 1 को टेंड करेगी। तो ओवरऑल L1 की वैल्यू 4 आ गई। L1 क्या आ गया, 4। अब आप L2 की बात कर लेते हैं। L2 दे रखा है, एक ऑस्किलेटरी टाइप की लिमिट है, लिमिट x गोज टू 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस वन। नहीं, एक ऑस्किलेटरी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एक ऑस्किलेटरी फंक्शन है, कहाँ से कहाँ के बीच ऑस्किलेट करता है, -1 से 1 के बीच। तो जब हम x को 1 टेंड कराएंगे तो -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है 1 के नेबरहुड में। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, रूट ऑफ x माइनस वन से। ये किसको टेंड करेगा, 0 को। तो पहला वाला फैक्टर जब 0 बन रहा है तो दूसरा फैक्टर -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो, प्रोडक्ट की लिमिट 100% 0 आ जाएगी। तो L1 बन गया 4, L2 बन गया 0, है ना। तो ओवरऑल ये जो पिक्चर अब दिख रही है इतने वर्क के बाद, आफ्टर डूइंग दिस वर्क वी कैन से दैट दिस क्वांटिटी बिकम्स व्हाट, LN4, है ना। लेकिन यार ये टोटल वर्क डन 0 हो गया, बिकॉज आगे x माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे मैं x1 डालूंगा ये 0 को टेंड कर गया। अब अगर ये 0 है तो अंदर वाली लॉग वाली लिमिट कुछ भी बने, बस फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या बन गया, 0। आ रही बात बच्चों समझ में। तो इट मीन्स अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना किस पर, बचा हुआ पार्ट। देयरफॉर L is what, L is equals to e to the power limit x approaches to 1 plus x minus 1 into ln of x minus 1। सही है क्या। तो वैसे तो यार ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x गोज टू 0 x ln x। ये लिमिट बच्चों को याद होती है, लिमिट जो होती है e to the power 0 दैट इज 1 होती है। इस लिमिट का आंसर क्या होता है, 1। आप प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ के लिए आप एक काम कर लें, इसमें लॉपिटल रूल लगा देते हैं। ये फॉर्म क्या बन रही है, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो लॉपिटल कब लगता है बच्चों, जब फॉर्म या तो 0 बाई 0 हो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो। तो मैंने इसको नीचे ले गया। अब x को 1 डालिए तो देखो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को, नहीं फॉर्म आ गया आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी यूजिंग लॉपिटल्स रूल। लॉपिटल रूल लगा दिया। लॉपिटल रूल बच्चों कैसे लगाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस वन और डिनोमिनेटर का -1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये एक पावर तो कैंसिल हो ही जाएगी, x गोज टू 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स को जैसे 0 पुट करेंगे, e टू द एक्स को 1 पुट करते e टू द पावर 0। देयरफॉर ओरिजिनल लिमिट इज व्हाट, 1। सही है बच्चों। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी, कहाँ पर बच्चे फंसते, इवन अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी यहाँ पर फंस जाते कि अब आगे क्या करें, इस स्पॉट को कैसे डिसाइड करें। तो इसका मैंने आपको क्या ट्रिक बताया कि अब बिना लॉपिटल लगाया बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक x माइनस वन आप बाहर ले लीजिए, उससे एडवांटेज ये बनेगा log ऑफ m इंटू एन वाला प्रोफाइल log m प्लस log n बन जाएगा और ये वाली पूरी लिमिट 0 बन जाएगी। अब ये 0 बन गई तो फिर नेक्स्ट पेज में देखो यार, ये तो सोते समय भी याद है, 3 o'clock इन द नाइट, गहरी नींद में भी याद रहती है x ln x। इवन x की कोई भी नेचुरल पावर हो और ln x की कोई भी नेचुरल पावर हो तो भी लिमिटिंग वैल्यू में सब 1 आती है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूटी फंक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम है, कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। देखिए क्या दे रखा, लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट f0 इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 7। एक फंक्शनल रूल गिवन है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 7 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 7 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर।
एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है ना। और यहाँ से मैं एफ एक्स निकालना चाहता हूँ तो मैंने एक्स को एक्स बाई 7 से रिप्लेस कर दिया। और ऐसा इसलिए अलाउड है क्योंकि ये रिलेशन जो है एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। एक्स आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, एक्स बाई 2, एक्स बाई 4, 2, 4, 7, कुछ भी, वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, रियल होना चाहिए। तो जब आप एक्स को एक्स बाई 7 से रिप्लेस करेंगे तो एक डिफरेंस फॉर्म दिख रही है क्या? फिर से एक्स को एक्स बाई 7 से रिप्लेस कर दिया तो एक्स बाई 7 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 7 क्यू, एक्स बाई 7 क्यू एंड अप टू सो ऑन, सबसे लास्ट टर्म, है ना। तो एन टर्म तक चले जाते हैं। एफ ऑफ एक्स अपॉन 7 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 7 रेज टू द पावर n एक्स अपॉन 7 रेज टू द पावर n। अब यार इस प्रोसेस का क्या एडवांटेज मैं ले सकता हूँ? देखिए मैंने इन सारे n रिजल्ट्स को ऐड कर लिया, तो जब मैं ऐड करूँगा तो देखिए टर्म डायगोनली कैंसिल होंगे। ये वाला टर्म इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, इसके नीचे एक जस्ट टर्म आया होगा वो इसको कैंसिल कर देगा, और इसके ऊपर एक टर्म आया होगा वो इसको कैंसिल करेगा। तो इस फाइट में हमेशा दो मेंबर सर्वाइव करेंगे, एक तो स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट, है ना। तो एक स्मॉलेस्ट आर्ग्यूमेंट वाला और एक लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट, यही दो बचते हैं। तो जो सर्वाइविंग टर्म्स हैं उनको नोट कर लिया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 7 टू दी पावर n इक्वल्स टू एक्स बाई 7 प्लस एक्स बाई 7 का स्क्वायर, एक्स बाई 7 का होल क्यूब प्लस अप टू वन एक्स अपॉन 7 रेज टू दी पावर n, है ना। और ये n की हर वैल्यू के लिए ट्रू, n आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मेरे को एफ एक्स निकालना था तो मैंने एक स्मार्ट वर्क किया, टेक लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब मैं n को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा तो आप ये देखिए ये जो 7 पावर n है, तो बच्चों ये 7 पावर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और किसी भी फाइनाइट नंबर में इनफाइनाइट का डिवाइड देंगे तो उसका आर्ग्यूमेंट किसको टेंड करेगा? 0 को। देन व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर, एफ एक्स माइनस एफ जीरो इक्वल्स टू। अच्छा, जब n को इन्फिनिटी तक टेंड करेंगे तो राइट साइड में ये जो सीरीज बन रही है, तो थोड़ा फोकस होकर देखिए, सीरीज एक जीपी बन रही है क्या? लेकिन जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। क्या कैसे टर्म्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस एक्स बाई 7। सही है क्या? इसका कॉमन रेशियो दिख ही रहा 1/7 है, सॉरी यार 1 माइनस एक्स बाई 7 नहीं है, 1 माइनस 1/7। कॉमन रेशियो क्या है इसका? 1/7। तो x बाई 7 इंटू 1/7 मतलब 1/6/7 इंटू 7/6, 7 से 7 कैंसिल हो गया। f0 की वैल्यू 42 दे रखी थी, तो fx अपने पास आ जाएगा, अपने पास f0 मीन्स 42 प्लस x बाई 6। सही क्या? दिस विल इम्प्लाइज f42 इज वॉट? f42 इक्वल्स टू 42 प्लस 42/6, 6 7 जा 42, 42 प्लस 7 49। आ रही बात समझ में? तो जीपी का सम लगा दिया मैंने, a अपॉन 1 माइनस आर से 7 से 7 एलसीएम कैंसिल हो गया, x/6, fx भी निकल आया, fx का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है 42 प्लस x/6। ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। A continuous function f from R to R satisfies the equation this fx equals to x plus this, then which of the following options is true? तो fx एक तरह से एक इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है ना। इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना। इंटीग्रल इक्वेशन बच्चों मतलब क्या होता है? व्हेन अननोन फंक्शन जो हो, अगर इंटीग्रल साइन के अंदर आता है, अगर कोई भी अननोन फंक्शन जिस फंक्शन निकाल लें अगर वो इंटीग्रल साइन के अंदर लॉक्ड है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो, एक्स हो, वाई हो, और वाई के डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी या डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, उनको हम लोग बोलते थे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल इक्वेशन। क्यों बोलेंगे? रीजन दे दिया, बिकॉज अननोन फंक्शन इज इनसाइड द इंटीग्रल साइन। ठीक है ना। तो पहले हमको इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के बाद बताना है जो फंक्शन आएगा वो इनमें से किस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई करेगा, उसको चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन बिकॉज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज a variable quantity, that's why I am going to use the Leibniz rule. That is, I am going to differentiate under the integral sign, differentiating with respect to x. तो एफ डैश एक्स निकाल लिया बच्चों। एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1 प्लस, आपने पढ़ा होगा लेबनीज रूल, अपर लिमिट का फंक्शन इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, समथिंग लाइक दैट। एफ डैश एक्स आ गया 1 प्लस एफ एक्स। अब यार इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो एफ एक्स को अगर मैं बाई कॉल करूँ तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई।
तो इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई अपॉन वन प्लस वाई वेरिएबल सेपरेबल टाइप है, इंटीग्रेट कर लिया। डी वाई अपॉन एल एन प्लस वन प्लस वाई क्या बन गया, एल एन वन प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सही है बच्चों। अच्छा, अब मेरे को कांस्टेंट सी निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट सी कैसे निकालेंगे, एक बाउंड्री कंडीशन कलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दूं तो देखिए इस इंटीग्रल की दोनों लिमिट 0 बन गई, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, f0 इक्वल्स टू 0, f0 इक्वल्स टू 0। ये हमारी हेल्प करेगा यहाँ पर कांस्टेंट निकालने में। तो मैंने x को और y को दोनों को 0 पुट कर दिया। व्हाट वी गेट इन रिटर्न, व्हाट वी गेट, c इक्वल्स टू 0। तो कांस्टेंट c 0 आ गया, यानी ln ऑफ वन प्लस वाई की वैल्यू c आ गई, सॉरी x आ गई। तो यहाँ से वन प्लस वाई को मैं बोलूँगा e टू द पावर x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम ईयर, e टू द पावर x माइनस 1। y अपने पास आ चुका है e टू द पावर x माइनस 1। ठीक है ना, फंक्शन हमने निकाल लिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इस फंक्शन को ऐसे भी निकाल लेते हैं यार कि एफ एक्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 1, और इसमें ई पावर माइनस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। तो अब ये चेक करिए, ये बन जाएगा आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ ई पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, और इसको इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। ये चॉइस है, मतलब मैंने ई पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना लिया। और यहाँ पर आपने ये भी इजी ट्रिक है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल टाइप बना लिया। तो मेरे पास इस इंटीग्रल इक्वेशन का फाइनली सोल्यूशन आ चुका है, एफ एक्स इज वॉट, ई पावर एक्स माइनस 1। अब यार मेरे को चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो इन में से किस रूल को फॉलो करेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, मेरे को नहीं लगता यार इसको करेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस 1। दैट इज, आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, लेकिन एफ एक्स प्लस एफ वाई तो कुछ और ही कहानी बन जाएगी। एफ एक्स प्लस एफ वाई बनेगा ई पर एक्स माइनस 1 प्लस ई पर वाई माइनस 1। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया यार, क्योंकि ये इसके कभी भी इक्वल नहीं है क्या, तो ए रॉन्ग है, ए आंसर नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो क्या आंसर आ जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई अगर हम निकाल लें तो ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर वाई माइनस 1। वो भी दिख तो मुझे रहा, आंसर नहीं आ रहा है, मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं बस आपको सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। मेरे को तो दिख गया यार, ये भी आंसर नहीं आ रहा है। अब सी पार्ट चेक कर लेते हैं। सी से मेरे को लग रहा है कि सी से बात बन सकती है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, ये राइट साइड निकाल लेते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स है ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई पावर वाई माइनस 1, ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर वाई माइनस 1, ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई माइनस 2 प्लस ई पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई प्लस 1। तो ई पावर एक्स ई पावर वाई ये तो कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ रहा है ई पावर एक्स प्लस वाई माइनस 1। वेरी गुड, और यही बन जाएगा आपके पास, क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए आप, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बच्चों क्या मिल गया, सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट, बच्चों ये साइन करली ब्रैकेट किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस रूट 3 रेज टू द पावर n। तो इस लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए, तो मैंने लेट कर लिया, लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस रूट 3, सॉरी फ्रैक्शन हटा दिया, लेट 2 प्लस रूट 3 रेज टू द पावर n। इसको मैंने लेट कर लिया i प्लस एफ। आई मीन्स इंटीग्रल पार्ट, एफ मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट, वेयर आई क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर, एंड एफ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर। 2 प्लस रूट 3 रेज टू द पावर n का फ्रैक्शनल पार्ट है ना। आप जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 की विशलाई करता है। अब यार बात करते हैं सॉल्व कैसे करना है। ये तो ठीक है, ये निकल आया। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को में आपने बाइनोमियल थ्योरम में इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस किए होंगे, तो बस वही एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो ये जो सर्ट गिवन है इसको एक्सपेंड कीजिए बाइनोमियल थ्योरम से। तो एन सी नॉट 2 रेज टू द पावर n प्लस एन सी 1 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू रूट 3
एन सी टू टू रेस पर एन माइनस टू इंटू रूट थ्री का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एन सी एन रूट थ्री रेस टू द पावर एन। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सर्ट क्वेश्चन में गिवन है उसको एक्सपेंड कर दिया। अब इस सर्ट का ऐसा कंजुगेट लें जो 0 to 1 लाई करता हो। तो मैंने ये वाला कंजुगेट ले लिया है ना, और इसको भी एक्सपेंड करेंगे। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, लेट 2 माइनस रूट थ्री। देखिए 2 माइनस रूट थ्री 0 से 1 के बीच का नंबर है ना। रूट थ्री होता 1.732, तो 2 माइनस रूट थ्री कैसा आएगा, 0.23 टाइप का नंबर आएगा, और इसकी पावर जैसे जैसे लेंगे नंबर और छोटा होता जाएगा। तो इस नंबर को मैंने एफ डैश बोल दिया, और ये अंडरस्टूड है कि एफ डैश जो रेंज आएगी वो 0 से 1 के बीच आएगी। और अब इस नंबर को भी एक्सपेंड कर दिया। तो जब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज आएगी, एक टर्म प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, है ना। ऊपर जबकि ऊपर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, एन सी नॉट टू रेस पर एन माइनस एन सी वन टू रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू रूट थ्री, एन सी टू टू रेस टू द पावर एन माइनस टू इंटू रूट थ्री का स्क्वायर माइनस एन अप टू सो वन प्लस माइनस वन रेस टू द पावर एन एन सी एन इंटू रूट थ्री रेस टू द पावर एन, है ना। तो फर्स्ट एक्सपेंशन को 1 बोल दिया, सेकंड एक्सपेंशन को 2 बोल दिया, और अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया। दोनों एक्सपेंशन को ऐड करेंगे तो 2 प्लस रूट थ्री की पावर एन को मैंने बोला था आई प्लस एफ, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, है ना। और 2 माइनस रूट थ्री की पावर एन, इसको मैंने एक न्यू नेम असाइन किया था एफ डैश। अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखिए होगा क्या, रूट थ्री एन सी वन एन सी थ्री ये वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सर्वाइव कौन से टर्म करेंगे, एन सी नॉट, देखिए है ना, अल्टरनेट कैंसिल होंगे। C1 कैंसिल होगा क्योंकि C1 का टर्म यहाँ कोफिशिएंट निगेटिव है, C2 का प्लस है, C3 का निगेटिव है, तो C1 C3 C5 कैंसिल हो जाएंगे, C2 C0 C2 C4 बचेंगे, और 2 टाइम्स बचेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। एन सी नॉट टू पावर एन एन सी टू टू की पावर एन माइनस टू इंटू रूट थ्री का स्क्वायर प्लस एन सी फोर टू की पावर एन माइनस फोर रूट थ्री की पावर 4 प्लस अप टू सन, ये सर्वाइव करेंगे टर्म। ठीक है ना। अच्छा ये सारे के सारे टर्म देखिए, रूट थ्री का स्क्वायर है, रूट थ्री की पावर 4 है, तो इनमें से हर टर्म एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में जितने टर्म आएंगे सारे इंटीजर आएंगे। तो इन सारे इंटीजर्स का सम भी बच्चों क्या होगा, एक इंटीजर, लेकिन बाहर फोकस कीजिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ओवरऑल सिंगल स्ट्रोक में इस पूरी पिक्चर को मैं इवन इंटीजर बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इवन इंटीजर। Therefore what we get from here, I plus f plus f dash equals to even integer, ये एक इवन इंटीजर बन गया है। ठीक है ना। अब मूव करते हैं यार f और f डैश की रेंज की बात करते हैं। f बच्चों मैंने क्या लिया था, f इज द फ्रैक्शनल पार्ट, और आप फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज जानते ही हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज वैसे तो 0 पे इक्वलिटी लगाते हैं, लेकिन f यहाँ पर इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है, तो जो कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर कभी इंटीजर नहीं है। तो f भी 0 से 1 है, और ये जो f डैश मैंने डिफाइन किया है ये भी 0 से 1 है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओहो नेक्स्ट पेज में स्पेस नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो बिग इश्यू। देखिए f 0 से 1 है और f डैश भी 0 से 1 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर लिया तो f प्लस f डैश की रेंज क्या है, 0 से 2। अब जरा देखिए राइट साइड में ये क्वांटिटी इंटीजर है, i भी इंटीजर है, तो f प्लस f डैश को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। तो नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पर f प्लस f डैश मस्ट बी एन इंटीजर, f प्लस f डैश को इंटीजर होना पड़ेगा। लेकिन f प्लस f डैश की रेंज देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, 0 से 2, तो लिख देंगे सिंस f प्लस f डैश की रेंज 0 से 2 है, लेकिन ये क्वांटिटी इंटीजर है, तो f प्लस f डैश को क्या होना पड़ेगा, 1। f प्लस f डैश को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। ठीक है ना। तो f प्लस f डैश 1 है। चलिए थोड़ा सा पार्ट रब कर लेते हैं। तो f प्लस f डैश अगर 0 से f प्लस f डैश की वैल्यू 1 आ रही है, तो अपन अब नीचे वाली लाइन को पिक करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो नीचे लाइन लिखी थी, तो f प्लस f डैश को अगर मैं 1 पुट कर दूँ, i प्लस 1 इक्वल्स टू इवन इंटीजर। अच्छा इसका तो खैर कोई रूल नहीं है, हमको तो लिमिट सॉल्व करनी है, नो नीड टू पुट दिस वैल्यू हियर। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं, f प्लस f डैश इक्वल्स टू 1 जो हमने निकाला था। तो हमको लिमिट कौन सी निकालनी है बच्चों, f फ्रैक्शनल पार्ट। देयरफॉर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस रूट थ्री रेज टू द पावर n।
क्योंकि यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि f की वैल्यू, f को क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस एफ डैश। तो f की लिमिट निकालना इक्विवेलेंट है 1 माइनस एफ डैश की लिमिट निकालना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस एफ डैश मीन्स 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 रेज टू द पावर n। टू माइनस रूट 3 रेज टू द पावर n, ये वाली लिमिट सॉल्व करना। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस जो है कैसा है, बेस 0 से 1 के बीच है और पावर इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो ये लिमिट किधर चली जाएगी, 0 को, ये 0 चली जाएगी। व्हाट इज द आंसर ऑफ द लिमिट, 1। लिमिट का आंसर 1 आ गया है। ठीक है ना बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये, और ये एक तरह से एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम की तरह से है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को मेरे से डिस्कस कर चुके हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे सोर्सेस पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी पिक कर लिया है। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, ये किसी यूएस के कंपटीशन में आई हुई प्रॉब्लम है। करते हैं डिस्कशन। डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्रिक नहीं पता है तो डिफ़िकल्ट है। इस तरह की प्रॉब्लम्स थोड़ी ट्रिक ओरिएंटेड होती हैं। तो इंटीग्रल पार्ट का साइन है बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अंदर जो पिक्चर है वो क्या है। अंदर वाली लिमिट सॉल्व कर लेंगे। अंदर वाली लिमिट अगर 5.4 है तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर 5 आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट से एज सच कोई इशू है नहीं मेरे को। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मेरे को तो केवल ये लिमिट देख रहे हैं, n इंटू 10 4 पाई ई वही है एक्सपोनेंशियल जो जिसकी वैल्यू होती है 2.718, है ना। तो अब यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n 10 4 पाई फैक्टोरियल n, है ना। और अंदर ही अंदर मैंने क्या काम किया, e के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। e की वैल्यू बच्चों, e का एक्सपेंशन क्या होता है, e पर x का एक्सपेंशन पढ़ा है आपने, उसमें आप x को 1 पुट कर दीजिए। तो e की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है क्या। तो एक काम करता हूँ मैं, कुछ टर्म लिखता भी हूँ इसके और आगे के, 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 और प्लस अब आगे तक लिख दिया इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अब यार देखिए फोकस होकर कि फैक्टोरियल n का मुझे अंदर हर टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्टोरियल n का जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इंटीजर आएगा, इसमें करूंगा तो भी इंटीजर आएगा, इसमें करूंगा तो भी, क्योंकि नीचे का फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो, फैक्टोरियल बड़ा है, फैक्टोरियल 2 छोटा है, और यहाँ तक करूंगा तो भी इंटीजर आएगा, है ना। तो फैक्टोरियल n की सप्लाई मैंने अंदर हर टर्म में कर दी। थोड़ा सा केयरफुल होकर देखिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अप्रोच समझिए कैसे कर रहा हूँ मैं। 4 पाई फैक्टोरियल n का मैंने इन सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, सारे टर्म इंटीजर बन जाएंगे, और उन इंटीजर का सम भी क्या आएगा, एक इंटीजर जिसको मैंने एक न्यू नेम दे दिया कैपिटल N, है ना। बाकी अंदर के और भी टर्म होंगे उसमें मल्टीप्लाई होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 और प्लस अप टू सो ऑन। खैर मुझे आगे वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँ, 4 पाई की भी अंदर सप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू 10 ऑफ, देखिए क्या बन जाएगा, 10 ऑफ 4n पाई प्लस 4 पाई इंटू ये टोटल पिक्चर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा 10 का पीरियड पाई होता है, 10 n पाई प्लस थीटा भी 10 थीटा होता है, तो ये तो 4 पाई मतलब 2 पाई का इवन मल्टीपल है, तो 10 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो ये आ जाएगा n 10 4 पाई इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब यार इस स्टेज पर देखिए क्वेश्चन का आंसर बस पास ही रखा हुआ है। 10 का ये जो एंगल है, ऊपर फैक्टोरियल n है, नीचे बड़ा फैक्टोरियल n प्लस 1, तो ये एंगल 0 को टेंड कर रहा है। यहाँ भी फैक्टोरियल n है, नीचे फैक्टोरियल n प्लस 2, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। तो 10 के साथ ये जो कंप्लीट एंगल है ये 0 को टेंड कर रहा है, यानी अगर हम इस कंप्लीट एंगल को थीटा कॉल कर लें तो 10 थीटा पिक्चर में लिखा दिख रहा है, जिसमें थीटा 0 को टेंड करता है। तो आपको सिखाया गया होगा कि यार अगर ऐसा केस हो तो आप क्या काम करो, यहाँ से 10 को रब कर दो, क्योंकि 10 का एंगल अगर 0 को टेंड करता है तो आपको 10 वहाँ से रब कर सकते हैं, मैंने लिमिट्स में सिखाया भी था। और इन केस अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थीटा से डिवाइड कर दें और थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 थीटा अपॉन थीटा वाली लिमिट बन जाएगी।
तो मैंने तो यार 10 यहाँ से रब कर दिया है, ऐसा कर सकते हो, करना भी चाहिए, टाइम सेव होता है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। अभी इस n को अगर हम अंदर सप्लाई कर दें 4 पाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 1 को भी ब्रेक कर दिया मैंने, फैक्टोरियल n प्लस 1 को लिख दिया n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n प्लस n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2। आगे किसी टर्म को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n अपॉन n प्लस 1 की लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगी और आगे सारे टर्म की लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल n प्लस 2 है, आगे सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो अंदर वाली पूरी लिमिट क्या आ गई बच्चों, 1, है ना। देन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस लिमिट, तो ओरिजिनल लिमिट क्या आ जाएगी, L इक्वल्स टू 4 पाई। लेकिन मैंने शायद आपसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ L पूछा था, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 पाई, पाई की रफ वैल्यू होती है 3.14, 3.14 तो मीन्स 3 4 द 12.14 4 जा 56, देयरफॉर आंसर इज 12। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा देखिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और जो मैंने बोला था आपको अगर डाउट्स हैं तो आप मेरे मैसेंजर पर भेजिएगा डाउट, और मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर उनका सल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर